Hello everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another lecture, gamma function. First of all, look at the definition. What is gamma function? It is a mathematical concept that extends the idea of factorial function to non-integers. सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो आपको कोई फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर फैक्टोरियल नज़र नहीं आ रहा, गैमा फंक्शन को हम फैक्टोरियल फंक्शन भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले हम इस बॉक्स में देखेंगे इस फैक्टोरियल होता क्या है। आपको कैसे फैक्टोरियल नज़र आएगा जब हमें यही नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल क्या है। जैसे 6 का फैक्टोरियल हम देखें तो वो क्या होगा, 6 और साथ में ऑनवर्ड 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको मल्टीप्लिकेशन में हमने लिखना है। अगर मैं 7 का फैक्टोरियल पूछूं, 7 का अगर हम फैक्टोरियल को देख लें तो वो क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल हम 7 से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर देनी है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि हम डॉट से मल्टीप्लिकेशन को शो कर देंगे। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये 7 का फैक्टोरियल है। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल में दिया है मैंने 6 का फैक्टोरियल पहले लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर मैं n, यहाँ पर जो हमारे पास इधर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ना 1, 2, 3 अप टू n हमारे पास कोई भी डिजिट हो सकता है जहाँ पर हम इसे जो है वो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं n कंसिडर मैंने किया कि 6 है तो मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगा, तो ये 6 का फैक्टोरियल बन गया। तो इसका मतलब होगा कि जहाँ पर ये सारा ये किसका फैक्टोरियल बना, ये सारा n का फैक्टोरियल है। यहाँ पर ये n का फैक्टोरियल है। n हम जो मर्जी लिखते हैं, हम यहाँ पर n 7 लिख दें तो ये 7 का फैक्टोरियल है। अगर हम यहाँ पर n 8 कंसिडर करेंगे तो ये 8 का फैक्टोरियल होगा। अब सबसे पहले अब इसके फार्मूला को हम देखना शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। इनफाइनाइट लिमिट यूज़ कर रहे हैं हम, गैमा फंक्शन इनफाइनाइट लिमिट के ज़रिए हम फाइंड करेंगे। गैमा फंक्शन फॉर इनफाइनाइट लिमिट इज़ गिवन एज गैमा ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। साथ में हमारे पास ये n का फैक्टोरियल है, साथ में n पावर ऑफ z इंटू z प्लस 1, z प्लस 2 अप टू सो ऑन z प्लस n। यहाँ पर हमने एक कंडीशन बताई है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि z कोई भी डिजिट हो सकता है। z 1 पॉजिटिव में कोई भी डिजिट हो सकता है, z 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, -2, -3 अप टू सो ऑन। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि z जो है वो 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव डिजिट्स नहीं हो सकते। ये हमने इसके ऊपर कंडीशन लगाई है इनफाइनाइट लिमिट में। क्यों ऐसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन कंडीशंस पे हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अब सोचें हम कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर z 0 पुट करते हैं, z 0 पुट करेंगे, सबसे पहले ये 0 हुआ, सारी टर्म्स 0, तो हमारे पास फंक्शन इनफाइनाइट, समथिंग ओवर इनफाइनाइट 0। -1 अगर हम पुट करेंगे, ये -1 जी की जगह पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर सारी टर्म 0 हो जाएगी और हमारा फंक्शन जो भी ऊपर होगा ओवर 0 अगर हमारे पास आ रहा है तो ये हमारा फंक्शन इनफाइनाइट ही होगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम z इज इक्वल टू 1 पुट करके देखें, गैमा z की जगह हमने क्या लिखना है 1, साथ में लिमिट लिखें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, 2, 3 n, और n की पावर z है तो z हमने क्या लिया, यहाँ पर z हमने 1 कंसिडर किया, ये n है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, z जहाँ पर आपको z नज़र आ रहा है ना वहाँ पर सबसे पहले तो 1 लिख दें। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n, ये गैमा 1। फिर लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n तक, और साथ में n की पावर हमने 1 लिखा है 1। अब इसे हम लिख लेंगे 1 + 1, 2, 3, और इसे हम n + 1 लिख लेते हैं, चलिए फॉर कन्वीनियंस। अब यहाँ पर देखिए n + 1 है, जब हमारे पास n होगा तो हमारे पास n + 1 होगा ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर n भी होगा। अगर हमारे पास n एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो n + 1 हम कंसीडर कर रहे हैं ना, यह सोचा ही हमने तब है जब हमारे पास n होगा तो हम n + 1 का सोच रहे हैं। तो इस वजह से अब हम देखेंगे कि ये 1, 2, 3 टू n 1 से लेकर
n तक, जो कि काउंटिंग चलती जा रही है 1 to n, तो हम इसे कट कर सकते हैं, ये हमारी कटिंग हो जाएगी। और हमारे पास अब पीछे रह क्या गया n, जिसकी पावर 1 है। पावर 1 लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, आपको पता ही है कि पावर इसकी 1, और साथ में n+1। अब हमने यहाँ पर हमने क्या है, हम इनफाइनाइट लिमिट पुट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर n जो है वो, क्योंकि n अप्रोच टू इन्फिनिटी हमने लिमिट लगाई है, तो हमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे इन्फिनिटी पुट करूँगी, इधर इन्फिनिटी अगर मैं n की जगह पुट कर दूँ और यहाँ पुट करूँ, तो मेरा कोई आंसर जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है n ऐसे लिख देंगे और n+1 में से कॉमन लेना है। जब मैं n कॉमन लूँगी तो हमारे पास यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है। 1 में से हम कॉमन कैसे ले सकते हैं? 1 के पास अगर कोई n नहीं है तो हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे, हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे जो चीज़ हमने कॉमन ली है। अगर मैंने यहाँ पर s कॉमन लिया होता और यहाँ पर भी s होता, तो हम क्या लिखते, यहाँ पर 1 लिखते और यहाँ पर 1 में s लिख देते, डिवाइड कर देना बस उसके साथ ही जो हमने कॉमन लिया है। अब ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, दोबारा लिख देंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 1+1/n आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी लिमिट लगा देनी है जो कि हमने इन्फिनिटी का, यहाँ पर हम लिखते हैं 1+1/∞। समथिंग ओवर इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स 1 + 0 and answer will become 1। अब जो हमने जितना भी हमने किया, अब हम उसे ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं कि आंसर क्या है। गैमा ऑफ 1 हम फाइंड कर रहे थे, उसका आंसर आया हमारे पास 1। और अब हमने जो भी हम इसमें पुट करेंगे ना, हमने यहाँ पर आंसर जो हमने लाना है, हमने फैक्टोरियल में आंसर लाना है। अब फैक्टोरियल में इसका आंसर क्या बनेगा? फैक्टोरियल में हम इसे 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और हम इसे इस तरीके से फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने z = 1 पुट करके बताया कि 1 का फैक्टोरियल आया इसका आंसर। अब बाकी अगर हम z = 2, 3, 4 पुट करके देखें तो क्या हमारे पास आंसर आते हैं वो देख लेते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ये लास्ट पे हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो साथ साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट पे आपको क्लियर इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी। अब हम सेम फंक्शन में गैमा ऑफ 2 हम निकालना चाह रहे हैं इनफाइनाइट लिमिट के ज़रिए। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ z सबसे पहले नज़र आया ना, वहाँ वहाँ मैंने 2 लिख दिया। n की पावर भी z था, तो मैंने वहाँ पर भी 2 लिख दिया। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। या सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसको जहाँ पर जैसे 2+1 है, इसे हम लिख दें 3, इसे बस सिंप्लीफाई करके कर देना। आपने स्टेप्स ये नहीं करने कि आपने ये स्टेप इसको डायरेक्ट आप ये लिख दें। स्टेप हमारे पास जो है वो जितने स्टेप आपने क्लियर करके लिखा होगा उतना ही चेकर को ईजी होता है, और उसकी कन्वीनियंस को सबसे पहले हमने देखना है। अब यहाँ पर दोबारा से हमारे पास n+2 तक जा रहा है, तो n+2 फिर वही बात है कि n+2 कैसे होगा, जब हमारे पास सबसे पहले n हो, फिर n+1 भी होगा, फिर n+2 होगा। तो इस वजह से मैंने n+1 और n+2 लिख दिया। आपने भी इस तरह लिखना है। फिर हमने ये n तक, चूँकि यहाँ n तक सेम है, ये 2, 3, 4 सेम था, कटिंग कर दी। n2 मैंने स्टार्ट में लिख लिया, n+1 × n+2। अब देखिए n2 लिख लिया। यहाँ से हमने सबसे पहले, अब यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ, ये सेम कंडीशन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करती हूँ ना, तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट हो सकता है या 0 हो सकता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन आ रही है इन क्वेश्चंस में, तो हम लेते हैं सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, n कॉमन लिया 1, और मैंने बताया था जिसमें से कॉमन नहीं ले सकते उसको उसकी डिवाइड उसको कर देना है उसी के साथ जो हम कॉमन ले रहे हैं। जैसे मैंने n कॉमन लिया तो मैंने उसको 1/n उस डिवाइड कर दिया उसको n के साथ। यहाँ पर भी मैंने n कॉमन लिया, सेम स्टेप किया। अब ये n² था, ये भी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ये भी n² हो जाएगा, तो इनकी कटिंग हो जाएगी। और साथ में हमारे पास 1+1/n 1+2/n आ जाएगा। अब हमने ये मैंने स्टेप रिपीट लिख लिया, आप लोग इसे एक टाइम लिख लें। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो लिमिट लगा देनी। जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ आप इन्फिनिटी लगा दें। यहाँ पर भी मैंने इन्फिनिटी किया, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, और इसका हमारे पास आंसर आ गया है 1। चूँकि मैंने आपको बताया था हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर ये 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका गैमा ऑफ 1 का भी सेम आंसर आया और गैमा ऑफ 2 का भी सेम आंसर है। अब z = अगर 3 हम पुट करें, गैमा ऑफ 3 सेम स्टेप वही है। सबसे पहले हमने z की जगह 3 पुट किया,
फिर हमने सेकंड स्टेप है सिंप्लीफाई किया और फिर कटिंग कर दी। जब कटिंग हो जाएगी फिर उसके बाद देख लेना है यहाँ पर, जब मैंने यहाँ इस स्टेप में देखा कि अगर मैं जो है वो इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो मेरे पास मेरा जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है या मेरे पास आंसर 0 आ सकता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन लिया n, सब में से n कॉमन लिया सेम स्टेप में। अब ये n क्यूब था, ये n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भी n क्यूब ही बन जाएगा, तो हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और फिर जो हमारे पास फोर्थ स्टेप होगा वो होगा कि लिमिट अप्लाई करनी है, जो कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब ये स्टेप हमारे पास था। अब यहाँ पर हमने इन्फिनिटी पुट की, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अब हमने इसे फिक्टोरियल में लिखना है तो हम 2 का फिक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 2 का फिक्टोरियल कैसे है, 2 का फिक्टोरियल होता क्या है, 2 होगा, मैंने कहा था बैकवर्ड काउंटिंग कर दें और साथ में डॉट के साइन इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 1, तो अगर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 2 ही आएगा, तो इसका मतलब है हम इसे 2 का फिक्टोरियल लिख सकते हैं। अब अगर मैंने g इज इक्वल टू 4 कंसिडर किया, अब आपने सेम स्टेप्स के साथ आप इसे देखेंगे, हमने सबसे पहले वही स्टेप्स को फॉलो किया और इसका आंसर हमारे पास आ गया है 6। अब यहाँ पर इसका आंसर आ गया 6, यहाँ पर देखें ज़रा ये कटिंग देखें आप, क्योंकि ये बाकी जो थे उनमें हमारे पास ऊपर जो है वो इस तरह नहीं हो रहा था, यहाँ पर आपको शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए। हमने यहाँ पर 4 से लेकर अप टू n ये कट किया नीचे, क्योंकि नीचे 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब जहाँ नीचे कटिंग करनी है तो हम सेम की कटिंग करते हैं। ये 4 से हमने ये वाली हमने ये चीज़ कट की है, तो ये जो ऊपर जो रह गए थे डिजिट्स उनको मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 6 आ गया, इस वजह से यहाँ पर 6 आ रहा है और नीचे जो है वो तो आपको पता ही होगा कि 1 आ गया। अब गैमा ऑफ 4 हमारे पास आंसर आ रहा है 6। अब हमने इसको फिक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये 6 आ रहा है तो हम इससे कौन सा फिक्टोरियल है किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 का फिक्टोरियल हमने इसे लिख दिया, क्योंकि ये 3 का फिक्टोरियल होता है 3 2 1, 3 2 6 6 का 3 2 6 और बन गया 6, तो यानी कि 3 का फिक्टोरियल है। तो गैमा ऑफ 4 हमारे पास 3 का फिक्टोरियल आ गया। अब हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि गैमा ऑफ 1 जो मैंने आपको बताया है वो 1 का फिक्टोरियल था, गैमा ऑफ 2 1 का ही था, फिर हमने गैमा ऑफ 3 निकाला तो वो 2 का फिक्टोरियल है, हमने गैमा ऑफ अगर 4 निकाला था वो भी मैंने निकाला गैमा ऑफ 4 3 का फिक्टोरियल। तो ये अप टू सो ये हम क्या देख रहे हैं कि अगर गैमा ऑफ जी है तो किसका फिक्टोरियल आ रहा है, वो z-1 का फिक्टोरियल आ रहा है। कैसे z-1 का फिक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पर देखें अगर गैमा ऑफ 4 है ना तो इसका फिक्टोरियल क्या आ रहा है, 4 - 1 का फिक्टोरियल यानी कि 3, जो डिजिट है उसमें से आप 1 माइनस कर दें उसका फिक्टोरियल आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने एक ऑब्जर्व किया और हमने यहाँ पर इसका ये एक फार्मूला और एक आप कह सकते हैं हमने एक ट्रिक बनाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि गैमा ऑफ 8 का क्या आंसर होगा, तो आप बगैर इसको सोल्व किए आप मुझे बता सकते हैं कि गैमा ऑफ 8 का जो आंसर है वो हमारे पास 7 का फिक्टोरियल आएगा। इस तरीके से आप हमें किसी भी जैसे MCQs में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपसे पूछा जाता है कि गैमा ऑफ 7 गैमा ऑफ 8 का फिक्टोरियल बताएं, तो अब आप ये सारे स्टेप करेंगे वहाँ पर, इसमें एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तो लगते हैं ना, तो एक MCQs के लिए हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो हम इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और आप इस तरीके से इजीली बता सकते हैं कि गैमा ऑफ 8 का जो है वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 7 का फिक्टोरियल आएगा। Hopefully you understand all of these questions.